हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया फ्रॉम लीगल फ्लाई। आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली इसके अंदर तीन मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला है मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दूसरा है लेइंग प्रोसीजर एंड तीसरा है स्क्रूटनी कमिटीज। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम पहले 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 के वीडियो में हम स्क्रूटनी कमेटी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। देखिए, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ना बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। पहला है जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उसके अंदर 2 मोड्स आते हैं, एक है सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस का एंड एक है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस का। एंड दूसरा मोड है दैट इज लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उसके अंदर बेसिकली मैं 3 एस्पेक्ट्स को क्लियर करूंगी। एक है मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड दूसरा है लेइंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बिफोर पार्लियामेंट एंड तीसरा है स्क्रूटनी कमेटी एंड थर्ड वन इज प्रोसीजरल कंट्रोल। एंड प्रोसीजरल कंट्रोल में मैं मेनली देखूंगी कंसल्टेशन एंड एज वेल एज पब्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को। एंड पब्लिकेशन अगेन डिवाइडेड इनटू 2, एंटीनेटल पब्लिसिटी एंड पोस्ट नेटल पब्लिसिटी। तो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। तो अब लेजिस्लेचर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, यही हमें समझना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखिए, लेजिस्लेचर जो है लॉ बना के अपने पावर्स को डेलीगेट करती है, राइट, एग्जीक्यूटिव को दे देती है। तो लेजिस्लेचर का काम खत्म। लेजिस्लेचर बोलता है चलो भाई छुट्टी, मेरा जो काम था वो तो भाई अथॉरिटी कर लेगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कर लेगी, हो गया काम मेरा। नहीं, लेजिस्लेचर जब अपने पावर्स को डेलीगेट करती है किसी भी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव को या गवर्नमेंट को, तब उसको उस पर्टिकुलर पावर के ऊपर एक चेक, एक कंट्रोल, एक सुपरविजन रखना होता है कि वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो सही है या नहीं है, या वो अथॉरिटी अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल कर भी रही है कि नहीं कर रही, या ऐसे ही अपने विम्स एंड फैंसीज को लगा के कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना रही है। तो काइंड ऑफ एक चेक तो होगा ना, सुपरविजन, एक कंट्रोल तो होना जरूरी है ना। नहीं तो फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है हाथ से ही निकल जाएगा। वैसे भी हमने क्या पढ़ा था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो अनलिमिटेड पावर्स नहीं दिए, लिमिटेड तरीके की पावर्स दिए और लेजिस्लेचर उसके ऊपर एक कंट्रोल, एक चेक रखता है। मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो ये भी एक काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कैसे बताऊं? जैसे कि लेजिस्लेचर जो है कभी भी कोई बिल बनाती है तो उस बिल के अंदर लिखा होता है कि भाई इस क्लॉज के अंदर या इस सेक्शन के अंदर हम जो है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं कुछ रूल्स बनाने की। तो मतलब वहां पे डेलीगेशन हो रहा है। तो उसी स्टेज में, मतलब जिस स्टेज में डेलीगेशन होता है, पावर्स का लिख दिया जाता है, उस बिल के साथ एक मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इस मेमोरेंडम में बेसिकली जो ये प्रपोजल होता है ना कि हम पावर्स डेलीगेट कर रहे हैं, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन होती है, कैसी पावर्स है, क्या दिया गया है, राइट? तो मतलब किस तरीके का पावर है, मतलब किसको इस पावर को एक्सरसाइज करना है, क्या मैनर में एक्सरसाइज करना है, किस तरीके का पावर है, नॉर्मल कैरेक्टर का है या एक्सेप्शनल कैरेक्टर का है, किस पॉइंट के ऊपर बेसिकली रूल्स बनाने हैं। तो ऐसे उसका स्कोप और उसका एक्सटेंट सब कुछ जो है मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, ठीक है? तो ये कैसा कंट्रोल है? जो कि रूल्स बनाने से पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है? रूल्स बनाने के पहले ही ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रोल जो हो जाता है। और ये क्यों है ऐसा कि बिल के साथ एक मेमोरेंडम क्यों है जब डेलीगेशन हो रही हो? तो इसलिए ताकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, तो उनको एक काइंड ऑफ उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि भाई देखिए इस बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो लेजिस्लेटिव पावर्स को किसी को डेलीगेट किया जा रहा है, तो उनको अलर्ट करने के लिए, ताकि उस मेंबर्स को बेसिकली पावर मिलेगी ना कि क्वेश्चन करेंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो क्वेश्चन करेंगे कि ये ऐसा पावर क्यों है, या उनको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? तो इसलिए मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बेसिकली उसमें होता है ऐसे कोई भी बिल में जिसके अंदर प्रपोजल होता है for delegating the legislative power to that of the administrative authority। तो ये रूल बनाने से पहले का पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं, इसके अंदर ना बेसिकली एक बिल के बारे में बात हो रही है और वो कुछ इनकम टैक्स एक्ट एंड सेंट्रल एक्साइज एक्ट को कुछ तरीके से अमेंड कर रहा है और अमेंड करके ना बेसिकली कुछ पावर्स दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे कि ये बिल कह रहा है कि वो अमेंड करता है सेक्शन 2 क्लॉज 19AA
उसका एक्सप्लेनेशन 4 को ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड उसके अंदर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ उससे रिलेटेड जो कंडीशंस है ना उसको वो नोटिफाई करे ऑफिशियल गैसेट में। तो मतलब पावर किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये बिल के अंदर ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो बता रहा है ना उसके अंदर डेलीगेशन हो रहा है, तो ये क्लॉज एक डेलीगेशन हो रही है। एंड ये जो बिल है उसका क्लॉज 54 ये कह रहा है कि भाई सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास कुछ पावर्स हैं, पावर मतलब रूल बनाने की पावर, और किससे रिलेटेड वो पावर है, मतलब किस एस्पेक्ट के ऊपर, किस मैटर के ऊपर रूल बनाना है, वो भी उसके अंदर दिया हुआ है। मेमोरेंडम में वो सब कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। हमने पहले भी देखा ना, जब मेमोरेंडम होता है तो वो उस मेमोरेंडम के अंदर जो भी डेलीगेशन हो रही है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि किस तरीके की पावर है, किसको एक्सरसाइज करनी है, सीबीडीटी को एक्सरसाइज करनी है, किससे रिलेटेड पावर है, वो उसके अंदर दिया हुआ है। अब जैसे कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसके अंदर बिल कह रहा है कि हम हमारे क्लॉज 89 के अंदर हम अमेंड कर रहे हैं सेक्शन 3A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट को, और उसके अंदर पावर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। एंड देन क्लॉज 98 कह रहा है कि हम सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन 11B को बेसिकली अमेंड कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है फिक्स कर सकते हैं बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब क्लॉज 111 जो है वो भी काइंड ऑफ एक डेलीगेशन कर रहा है, कह रहा है कि जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ना वो कब से लागू होंगे उसका डेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा। तो पूरे बिल के अंदर जो भी अमेंडमेंट है उसकी बात हो गई। उस अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली जो भी प्रपोजल है उसके अंदर जो भी डेलीगेशन की बात हो रही है ना वो मेमोरेंडम में क्लियरली लिख दिया, एंड फाइनल लिखा है ये जो भी पावर्स यहाँ पे दिए गए ना, डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज लास्ट में देखिए इज देयरफॉर ऑफ अ नॉर्मल कैरेक्टर। मतलब मैंने पहले समझाया था ना किस कैरेक्टर का है, नॉर्मल है, ये एक्सेप्शनल कैरेक्टर का है, तो वो भी मेंशन कर दिया जाता है मेमोरेंडम के अंदर। तो आप समझे क्यों कर रहे हैं, ताकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक ध्यान में रहे कि इसके अंदर डेलीगेशन हुई है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये हो गया मेमोरेंडम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है बिल के साथ, जिस बिल में प्रपोजल होता है डेलीगेशन का उसके अंदर इस मेमोरेंडम में एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि क्या क्या पावर्स है जो डेलीगेट हो रही है, किसको हो रही है, क्या एक्सटेंशन है, क्या स्कोप है, क्या मैनर है, क्या कैरेक्टर है, तो ये सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो गया ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या रूल्स बनाने से पहले का स्टेज की बात बताई मैंने आपको। अब चलते हैं दूसरे स्टेज में, मतलब रूल्स बनाने के बाद पार्लियामेंट्री कंट्रोल कौन सा है, वो है लेइंग प्रोविजन या लेइंग प्रोसीजर। अब क्या होता है कि पेरेंट एक्ट जो है बेसिकली लॉ बनाता है, लॉ बनाने के बाद उसी लॉ के किसी सेक्शन में लिखा होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर है, और उसके साथ किसी और सेक्शन में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि कोई भी रूल जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट as soon as maybe after it is made। आप समझ रहे हैं, मतलब इस तरीके के वर्डिंग्स दिए जाते हैं कि कह दिया जाता है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे या ऑर्डर नोटिफिकेशन बनाएंगे उसको आपको पार्लियामेंट के सामने रखना होगा, मतलब इट शुड बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, दैट इज लेइंग प्रोविजन या लेइंग प्रोसीजर। आप समझ गए मेरी बात। तो ये लेइंग प्रोविजन का ना बड़ा ही एडवांटेज है। पता होता क्या है कि जब पेरेंट एक्ट के अंदर ऐसे लिख दिया जाता है ना तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बनाने के बाद वो हो जाते हैं कि वो पार्लियामेंट के सामने उसको रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स को बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या है इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंटेंट, राइट। साथ में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको बेसिकली क्वेश्चन कर सकते हैं, किसने बनाया, ये कैसे बनाया, ये क्या पावर दी गई है, कैसा रूल है, ये कहीं आर्बिट्री तरीके से तो नहीं एक्सरसाइज करा पावर। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन वो रेज कर सकते हैं। तो आप समझ लेइंग प्रोविजन का काफी एडवांटेज ये है कि बेसिकली वो एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है पार्लियामेंट को कि वो कंट्रोल कर सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। तो देखिए पेरेंट एक्ट में ना स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपको जो है ये रूल्स रेगुलेशन ले डाउन करने हैं बिफोर द पार्लियामेंट। लेइंग प्रोविजन जो है पेरेंट एक्ट में लिखा होता है। अगर लिखा है तो आपको वो पार्लियामेंट के सामने रखना है, अगर नहीं लिखा है तो ले डाउन करने की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट एक्ट में ये लिखा ही होता है। जैसे एग्जांपल देखिए कैसे वर्डिंग्स यूज होते हैं, जैसे कि सेक्शन 3 क्लॉज 6 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसके अंदर ये लिखा गया है एवरी ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लेड बिफोर both the house of parliament as soon as may be after it is made। तो आप देख रहे हो, it shall be laid before the
पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड, बनाने के बाद जल्द से जल्द वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रख दिया जाए. इट शुड बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट. तो इस तरीके से वर्डिंग्स यूज होती है. लेइंग प्रोविजन कह रहे थे ना, तो ऐसा होता है. और नेक्स्ट ये भी है कि पहले पहले ना बहुत सारे स्टैट्यूट्स में क्या है कि ऐसे लेइंग प्रोविजन होते नहीं थे, तो बड़े प्रॉब्लम होते थे. रूल्स रेगुलेशन बना दी, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है कि क्या बनाया है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. तो इसीलिए सबऑर्डिनेट कमेटी जो लोकसभा की है और जो राज्यसभा की है, उन्होंने रेकमेंड करा. तो उनके रेकमेंडेशन के बेसिस पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 1983 को पास किया गया. एंड इस एक्ट को पास करने का बेसिक पर्पस ये था कि जो भी स्टैट्यूट्स है ना, एक बल्क में बहुत सारे स्टैट्यूट्स को एक साथ उठाएंगे और उस स्टैट्यूट को अमेंड किया जाएगा, और उसके अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व कर दिया जाएगा कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई अथॉरिटी बनाएगा, उसको पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करना है या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले डाउन करना है. ऐसे प्रोविजंस डाल दिए गए थे. तो जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया एसेंशियल कमोडिटी का, तो किसी किसी के अंदर ये लिखा गया दैट इट शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड. और कुछ स्टैट्यूट के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा गया दैट इज कि एवरी रूल विच इज मेड अंडर द एक्ट, ठीक है, उसको पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करना होगा. शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड. वही सेम सेंटेंस, बट क्या है, थोड़ा सा अलग लिखा कि जब ये पार्लियामेंट के सामने जाएगा तो 30 डेज के लिए पार्लियामेंट के सामने होगा. और पार्लियामेंट जो है अगर दोनों हाउसेस एग्री करती हैं तो उसको मॉडिफाई भी कर सकती है या फिर उसको एन्यूल कर सकती है. अगर एन्यूल करती है तो वो खत्म हो गया रूल, अगर मॉडिफाई करती है तो वो मॉडिफाइड वर्जन जो है इफेक्ट में आएगा. बट साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि जो भी रूल्स मॉडिफाई करे होंगे वो मॉडिफाइड रूल जो है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा. किसी भी तरीके का एक्शन, किसी भी तरीके का जो भी एक्शन लिया होगा ना, जो पुराना रूल था जिसको मॉडिफाई नहीं किया गया था पार्लियामेंट के सामने रखने से पहले, वो जो भी एक्शन लिया गया था वो पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बस ये जो मॉडिफाइड रूल है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आएगा. तो ऐसे भी किसी किसी स्टैट्यूट के अंदर, या मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूट भी कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूट में ये बेसिकली प्रोविजन ऐड कर दिया गया था बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 1983. एंड इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट ने क्लोज टू 50 स्टैट्यूट्स को अमेंड करा था. जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आर्मी एक्ट 1950 के अंदर अमेंडमेंट डाली गई थी बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, और उसके अंदर जो मैंने अभी बोला ना ये 30 डेज का कॉन्सेप्ट, वही लिखा गया था दैट इट शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज. एंड पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई या एन्यूल कर सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ही आगे आएगा. एंड सेम ऐसे ही वर्डिंग्स हमें बहुत सारे स्टैट्यूट्स में भी दिखते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 81A, सेम ही वर्डिंग्स भी उसके अंदर दिए हैं. बस इतना होता है किस तरीके से बोला गया वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि ये लेइंग प्रोविजन क्या होता है या लेइंग प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है, ये आपको मैंने समझा दिया. अब देखिए बात ये उठती है कि जो लेइंग प्रोविजन होते हैं कि जिसके अंदर कहा जाता है कि जो आप रूल बनाते हो, बनाने के बाद उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, अगर इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, राइट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, बट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब नॉन कंप्लायंस का ऑफ लेइंग प्रोविजन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसको अगर हमें समझना है ना, तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि पेरेंट एक्ट में लिखा या स्टैट्यूट में लिखा वो जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, ये हमें समझना पड़ेगा. तो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, उसके बेसिस में हम बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल में लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा इफ नॉन कंप्लायंस होता है विद द लेइंग प्रोविजन. उसके लिए हमें एक दो केसेस देखने पड़ेंगे. देखते हैं. पहला है नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. अब इसके अंदर जो स्टैट्यूट इन्वॉल्व था वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, उसका सेक्शन 3 क्लॉज 5 एंड 3 क्लॉज 6. देखिए इन सेक्शन को यूज करके ना बेसिकली नॉन फेरस मेटल कंट्रोल ऑर्डर 1958 को पास किया गया था. एंड उस ऑर्डर के क्लॉज 4 में ये लिखा गया था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर नॉन फेरस मेटल को एक्योर करना चाहता है तो उसको परमिट की जरूरत पड़ेगी. एंड परमिट कौन देगा, कंट्रोलर देगा. एंड कंट्रोलर जो है परमिट इशू करते टाइम कुछ प्रिंसिपल्स को बेसिकली फॉलो करेगा, जो प्रिंसिपल्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको स्पेसिफाई करते जाएंगे.
ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब चैलेंज किया गया था, कोर्ट के सामने ये बोला कि ये प्रिंसिपल को तो जो है ले डाउन किया ही नहीं गया पार्लियामेंट के सामने, बल्कि सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्लियरली कहता है कि जो भी रूल्स, जो भी ऑर्डर आप बनाते हो, इट शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड। बट ये जो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस में कंट्रोलर जो है परमिट अलाउ करता है फॉर अ पर्सन टू एक्योर एनी नॉन फेरस मेटल, वहां पर वो परमिट मिलने का जो कंडीशन, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, उसको, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हुए ना, राइट? उसी के बेसिस में तो परमिट मिलता है या नहीं मिलता है। उस प्रिंसिपल को ही पार्लियामेंट के सामने रखा नहीं गया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई जिसको फॉलो ही नहीं किया गया। तो देखिए अब कोर्ट किस तरीके से समझा रहे हैं कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, किस तरीके से समझा रहे हैं। तो कोर्ट कहते हैं कि ये जो सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ना, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाना चाहिए, शैल बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड, ऐसा कहा गया है ना, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। एंड क्योंकि नॉन फेरस मेटल कंट्रोल ऑर्डर का जो क्लॉज 4 है उसके अंदर का जो प्रिंसिपल है जिसको ले डाउन नहीं किया गया पार्लियामेंट के सामने, तो इसीलिए वो इनइफेक्टिव है, वो जो है इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक उसको पार्लियामेंट के सामने ले डाउन नहीं किया जाता। एंड क्या समझा दिया कि सेक्शन 3 जो है वो मैंडेटरी कैरेक्टर का है। तो अब कुछ सालों बाद फिर से केस आता है, अटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1979 का केस। अब कुछ सालों बाद ये केस आता है, इसमें भी सेम एक्ट है, इसमें भी कोर्ट यही देखने की कोशिश कर रही है कि वो प्रोविजन मैंडेटरी है या नहीं है। दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 6 को देखा जाता है कि वो मैंडेटरी है या नहीं है, और उसके बेसिस में ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कोर्ट कि अगर लेइंग प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और इन्वॉल्व क्या है, आयरन एंड स्टील कंट्रोल ऑर्डर 1956। अब इस ऑर्डर के अंदर क्लॉज 15+1 में ये कहा जाता है कि जो कंट्रोलर है उसके पास बेसिकली पावर है, आयरन एंड स्टील कंट्रोलर जो है उसके पास पावर है कि वो मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर सकता है फॉर आयरन एंड स्टील। मतलब अगर एक इंडिविजुअल को एक्योर करना है तो मैक्सिमम क्या प्राइस होगा, या सेल करना है तो मैक्सिमम क्या प्राइस है उसका रेट फिक्स कर दिया। अब होता क्या है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट है न्यू दिल्ली के, उसके डेवलपमेंट ऑफिसर जो है एप्पलन की फैक्ट्री में जाते हैं तो उनको ये नजर आता है जो ब्लैक प्लेन आयरन शीट्स वहां पे अवेलेबल है, जो वहां पड़े हैं ना, वो बेसिकली मैक्सिमम रेट से जो फिक्स किया था उससे ज्यादा के रेट के हैं। तो अब क्या होता है, जब केस कोर्ट के सामने जाता है तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ना, जो आयरन एंड स्टील कंट्रोलर ने बेसिकली पास करा था ऑफिशियल गैसेट में, जो रेट को फिक्स करते हुए, तो क्वेश्चन क्या उस कोर्ट के सामने ये उठ रहा है कि अगर नोटिफिकेशन को बेसिकली पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा गया है तो क्या ये वॉइड है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, कि क्या जो लेइंग प्रोविजन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में दिया है वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी। तो कोर्ट ने ना अपना जजमेंट तो सुनाया, साथ ही साथ कुछ मजेदार बातें भी हमें बताई जिसके थ्रू हमें ना ये एरिया थोड़ा क्लियर भी हो जाता है। कैसे कि मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, क्या करना चाहिए। तो कोर्ट कैसे समझाते हैं, कोर्ट ये कहते हैं कि अगर जो नोटिफिकेशन है उसको पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा जाता है, दैट इज नॉन लेइंग ऑफ द नोटिफिकेशन, उसके कारण वो नोटिफिकेशन नलिफाई नहीं होता, खत्म नहीं हो जाता, पहला। दूसरी बात कही कि लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन ही नहीं है कि कोई भी ऑर्डर अगर उसको पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा जाता है तो उसके बेसिस पे वो ऑर्डर इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है या वॉइड माना जा सकता है, ऐसा इंटेंशन लेजिस्लेचर का नहीं है। थर्ड पॉइंट ये बताया कोर्ट ने कि अगर कोई भी स्टैट्यूट है, कोई एक्ट है, उसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि लेइंग प्रोविजन से रिलेटेड क्या कंडीशन है, क्या पीरियड है जिसको पार्लियामेंट के सामने कितने टाइम तक रखना चाहिए, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको अगर ले डाउन नहीं किया जा सकता है। जब ऐसे प्रोविजन मिसिंग होते हैं ना, तो कोर्ट को बेसिकली क्या देखना होता है कि वो लेइंग प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, उसके बेसिस में डिसाइड होता है कि कंप्लाई करना जरूरी था और उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है करके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये समझा है। फोर्थ पॉइंट कोर्ट ने कहा कि अगर शैल टर्म यूज हुआ है, जैसे कि सेक्शन 3 क्लॉज 6 के अंदर शैल वर्ड यूज हुआ है, शैल टर्म यूज करने से वो कंक्लूसिव या किसी भी मैटर को हम पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। शैल टर्म जो है कंक्लूसिव नहीं है या डिसाइसिव नहीं है मैटर का, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता सिर्फ शैल टर्म को यूज करने से। बल्कि अगर हमें समझना है कि प्रोविजन डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है तो हमें बेसिकली लेजिस्लेचर के इंटेंशन को समझना जरूरी होता है। एंड उस स्टैट्यूट जो है ना, उस स्टैट्यूट का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका डिजाइन क्या है, उसको एज अ होल हमको रीड करके समझना होगा। तो कोर्ट इस तरीके से समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कोर्ट ये कहते हैं कि दो चीजें जो है हमें देखनी होती है। अगर हमें ये देखना
मानना है कि वो प्रोविजन जो है डायरेक्टरी है। पहला ये कि अगर स्टैट्यूट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि स्टैट्यूट के अंदर दिए हुए जो बाकी प्रोविजन है ना, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टरी हुआ, पहली बात। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि अगर जनरल इनकन्वीनियंस होगा, मतलब पब्लिक को जो है पब्लिक हर्ट हो जाएगी अगर इस ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड कि इसको ले डाउन नहीं किया गया पार्लियामेंट के सामने, मतलब सीरियस तरीके का इनकन्वीनियंस पब्लिक को हो सकता है, तो उस ग्राउंड को भी देखा जाएगा और उसके बेसिस में अगर ज्यादा इनकन्वीनियंस पब्लिक को होता है तो इस ऑर्डर को हम इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे और प्रोविजन जो है डायरेक्टरी रहेगा। तो ऐसे दो कंसिडरेशन को देखना पड़ेगा अगर हमें मानना है कि प्रोविजन डायरेक्टरी है। सिक्स बात कोर्ट ने ये कही कि जो ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है ये लेइंग प्रोविजन का? ऑब्जेक्ट ये है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, उसके ऊपर पार्लियामेंट को एक काइंड ऑफ एक सुपरविजन या एक काइंड ऑफ कंट्रोल मतलब रखा जाए, एक हो कंट्रोल हो कि क्या बनाया, क्या कंटेंट है, एक इंफॉर्मेशन मिले पार्लियामेंट के मेंबर्स को, राइट? उसके लिए लेइंग प्रोविजन जो है स्टैट्यूट में लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने ये बोला कि जो लेइंग प्रोविजन होते हैं ना, वो डिफरेंट फॉर्म्स के भी होते हैं, राइट? जैसे हमने दो एग्जाम्पल्स में देखे, वो क्यों डिफरेंट फॉर्म्स है, वो डिफरेंस तब आता है कि लेजिस्लेचर किस टाइप का कंट्रोल उनके ऊपर रखना चाहता है, कितने डिग्री का कंट्रोल, मतलब छोटा कंट्रोल रखना चाहता है, बड़ा कंट्रोल रखना चाहता है, बहुत बड़ा कंट्रोल रखना चाहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है? तो ये समझाया। नेक्स्ट कोर्ट ने ये कहा, तो नॉर्मली या जनरली लेजिस्लेचर जो है तीन टाइप ऑफ लेइंग प्रोविजंस रखती है। पहला है लेइंग विदाउट फर्दर प्रोसीजर, सेकेंड इज लेइंग सब्जेक्ट टू नेगेटिव रेजोल्यूशन, थर्ड इज लेइंग सब्जेक्ट टू एफर्मेटिव रेजोल्यूशन। तो ये जो तीन लेइंग प्रोविजंस है ना, तीन टाइप्स जो है, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जरा ये केस खत्म कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि हर एक केस अपने ओन सर्कमस्टांस फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें जो स्टैट्यूट होगा उसके वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है, उसके अंदर जो रूल बनाया उन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर केस अपने अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये भी कोर्ट ने समझाया। साथ में कोर्ट ने ये समझाया कि जो ये लेइंग प्रोविजन है ना, जो रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली कंडीशन सब्सिक्वेंट है, ऑर्डर्स या रूल्स बनाने के बाद की बात कर रहे हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि रूल्स बनाने से पहले, आने से पहले आपको पार्लियामेंट के सामने रखना होगा, पार्लियामेंट उसको एफर्म करेगी तभी वो एनफोर्समेंट में आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साथ में ये भी नहीं बताया गया कि पीरियड फॉर विच द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड बिफोर दैट ऑफ द पार्लियामेंट, कितने टाइम के लिए रखा जाएगा और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर वो कंप्लाई नहीं किया जाता। ये सारी चीजें तो नहीं बताई गई। तो इसीलिए सेक्शन 3 क्लॉज 6 जो है वो बेसिकली जो हमने तीन बोले ना, उसमें से पहले वाले में आता है, सिंपल वाले में आता है, ये डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए जो नोटिफिकेशन है ना, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया था ना कि वो वैलिड है इनवैलिड है, यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये जो भी नोटिफिकेशन है वो इनवैलिड नहीं है, इट इज नॉट वॉइड। अब ये तो था थोड़ा पुराना केस, मैंने थोड़ा नया केस भी उठाया, जैसे कि नैन्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन वर्सेस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2008 का केस। अब देखिए, इस केस के अंदर जो इन्वॉल्व स्टैट्यूट है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, उसका सेक्शन 33 एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2007। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर ये नैन्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है ना, उसको रिकॉग्निशन मिलता है इन द ईयर 2006 और लेटर ऑन बाद में 15th ऑफ अक्टूबर 2007 को वो बेसिकली एक एप्लीकेशन देता है टू द NCTE, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो वो कहता है कि 100 स्टूडेंट्स को और परमिट या एडमिट करने का बेसिकली परमिशन दिया जाए। तो क्या होता है, NCTE कहता है कि भाई आपका एप्लीकेशन जो है वो पूर्ण तरीके से सही नहीं है, आप फिर से एप्लीकेशन दीजिए। तो वो एप्लीकेशन फिर से देते हैं, दैट इज ऑन 17th ऑफ दिसंबर 2007। डेट भी याद रखिए। अब क्या होता है, 10th ऑफ दिसंबर 2007, मतलब एप्लीकेशन जो नया वाला एप्लीकेशन है वो 17 दिसंबर को दिया, 10th ऑफ दिसंबर उस दिन कुछ दिन से पहले ही ये रेगुलेशन को पास कर दिया गया, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्निशन नॉर्म्स प्रोसीजर रेगुलेशन 2007। तो इस रेगुलेशन में ये कहा गया कि एडिशनल इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स का जो है परमिट वो नहीं दिया जाएगा अगर पहला वाला परमिट जो है 3 साल से पहले नहीं दिया गया हो, मतलब एक गैप होना चाहिए परमिट का भी, ठीक है? एडमिट करने का जो गैप होगा वो 3 साल होगा। अगर 3 साल से पहले ही दे दिया गया था, ठीक है, दूसरा परमिट दिया जाएगा। अगर 3 साल का गैप नहीं है तो नो परमिट।
ऐसे कहा गया। अब क्या होता है, ये केस जाता है कोर्ट के सामने। अब कोर्ट देखिए केस को कैसे डिसाइड करते हैं। बोला जाता है कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन हमने जो इंस्टीट्यूशन ने दिया था ना, वो कहते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन तो वैलिड है, हमने तो पहले ही दे दिया था रेगुलेशन से पहले, इसलिए ओल्ड रेगुलेशन ही हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, ये नया 2007 वाला एप्लीकेबल हमारे लिए नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। और साथ में ये कहा गया कि ये जो रेगुलेशन है ना जो पास किया गया है, उसको तो पार्लियामेंट के सामने रखा ही नहीं गया है, तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, ऐसे कहा गया। तो अब कोर्ट ने क्या किया, देखिए कोर्ट ने सेक्शन 33 ऑफ एनसीटीई एक्ट को उठाया और पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करी। साथ में जो हमने अभी केस करा था ना एटलस साइकिल वाला केस, उसको भी कोर्ट ने रेफर करा। कोर्ट ने सब कुछ रेफर करते हुए सेक्शन 33 को देखा तो सेक्शन 33 में ना वो 30 डेज वाला टाइम फ्रेम वाला सेक्शन है कि मतलब रूल्स बनाओ एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड, पार्लियामेंट के सामने रखिए, 30 डेज के लिए रहेगा, मॉडिफिकेशन एन्यूलमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट, जैसे भी मॉडिफाई किया होगा तो मॉडिफाइड वर्जन में आएगा, एन्यूल करा होगा तो जिस दिन से एन्यूल करा होगा उस दिन से एन्यूल हो जाएगा। इस तरीके का जो मैटर है ना वही सेम सेक्शन 33 में दिया गया था। तो कोर्ट ने इन सारी चीजों को एनालाइज करा और समझा कि ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, क्या सीन है, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्योंकि इसको तो ले डाउन नहीं किया गया ये रेगुलेशन 2007। तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि सेक्शन 33 जो है ना बेसिकली सिंप्लिसिटर लेइंग के बारे में बात कर रहा है, नॉर्मल से लेइंग प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है, पहला। दूसरा कोर्ट ने ये कहा इसके अंदर तो कोई कंडीशन अटैच्ड ही नहीं है, कुछ और बात तो बोली ही नहीं गई है, तो ये तो सेक्शन क्या हुआ, डायरेक्टरी हुआ, क्योंकि कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस ही नहीं बताया कि ले ना करे तो भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताया गया, इसलिए ये सेक्शन जो है वो डायरेक्टरी हो गया। साथ में कोर्ट ने ये कहा कि प्रोविजन में ये लिखा है कि रूल्स बनाओ, बनाने के बाद आपको एज सून एज उसके बाद आपको पार्लियामेंट के सामने उसको रख देना है एंड पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है। तो जब तक पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई नहीं करती है तब तक द रूल विल बी या रेगुलेशन विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स टिल इट इज मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई नहीं करती है तब तक वो रेगुलेशन जो है ऐसे ही फोर्स में चलता चले जाएगा। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना वो कंडीशन प्रेसिडेंट थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना कह रहे कि रूल्स बनाने के बाद स्ट्रेट अवे आप पार्लियामेंट के पास रखो तभी वो एनफोर्स होगा, पार्लियामेंट कुछ जब एफर्मेशन देगी तभी एनफोर्स होगा, ऐसे नहीं कहा गया है। वो तो बेसिकली ये कह रहा है कि रूल्स बनाओ, एनफोर्समेंट में आया, उसके बाद 30 डेज के अंदर रखो पार्लियामेंट के सामने, उसके बाद पार्लियामेंट मॉडिफाई करेगी, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो आएगा और उसके बाद जो भी मॉडिफाइड वर्जन होगा वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आएगा, जो भी एक्शंस रूल के अंदर ऑलरेडी ले चुके होंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही तो बात है ना। तो देयर इज नो कंडीशन प्रेसिडेंट, तो मतलब दिस सेक्शन इज डायरेक्टरी और इस एक्ट के अंदर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस के बारे में कहा ही नहीं गया, सो सेक्शन इज डायरेक्ट। तो आप इन केसेस के थ्रू समझ गए कि क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है फॉर नॉन कंप्लाइंग विद दैट ऑफ द लेइंग प्रोविजन। कोर्ट कैसे समझती है, कोर्ट बेसिकली उस लेइंग प्रोविजन का जो सेक्शन है ना उसको समझने की कोशिश करती है कि वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। तो मैंने आपको 3 केस बता दिए, बट उसके अंदर जो 2 केस थे एटलस एंड एज वेल एज नैन्सी के अंदर हमने 2 तरीके का एक फॉर्म ऑफ लेइंग प्रोविजन को इंटरप्रेट करके समझ लिया, राइट। एटलस में भी समझ लिया कि अगर लिखा है तो क्या होगा, वो भी डायरेक्टरी है। दूसरे वाले में 30 डेज का प्रोविजन होता है तो वो भी क्या है, डायरेक्टरी। तो अब मैं आपको काइंड्स ऑफ लेइंग बताती हूँ जो हमने 3 बोले थे ना एटलस केस के अंदर। तो पहला है लेइंग विदाउट फर्दर प्रोसीजर, तो ये बेसिकली सिंपल लेइंग है, जैसे कि सेक्शन 3 क्लॉज 6 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जैसे ही रूल बनाया, ऑर्डर बनाया, इट शैल बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड, ऐसा लिखा होता है, सिंपल लेइंग सा होता है। तो बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हैं एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस होता है, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक इन्फॉर्मेशन देना होता है कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उसका कंटेंट यही है। कैसे, बाय लेइंग इट बिफोर द पार्लियामेंट, तो ये सिंपल लेइंग हुआ। सेकंड है लेइंग सब्जेक्ट टू नेगेटिव रेजोल्यूशन। नाउ यहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट या पेरेंट एक्ट जो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव को पावर देता है कि आप रूल्स रेगुलेशन बनाओ, राइट। अब रूल्स रेगुलेशन बनाने के साथ साथ उस पेरेंट एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन लिखा होता है और उसमें कहा जाता है कि रूल्स बनाने के बाद एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड, ठीक है, आपको ये पार्लियामेंट के सामने रखना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। वो 30 डेज वाला प्रोविजन है ना वो। तो यहां पर होता क्या है, जैसे ही रूल बन जाता है वो इफेक्ट में आ जाता है एंड उसके बाद लेइंग प्रोसीजर जो है टेक प्लेस होता है, मतलब रूल्स बनाए, इफेक्ट में आया, उसके बाद लेइंग बिफोर द पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है। अब यहां पर पार्लियामेंट के पास बेसिकली पावर होती है कि वो डिसअप्रूव करना है तो वो डिसअप्रूव कर सकते हैं, और अगर जिस दिन से उस रूल को डिसअप्रूव करा तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, बस इतना ही होता है। तो मतलब रूल बनाया, रूल इफेक्ट में आ गया, एनफोर्स हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट के सामने रखे, तो काइंड ऑफ एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट 2000 का लिख सकते हैं। लेइंग सब्जेक्ट टू नेगेटिव रेजोल्यूशन, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो उसको मना कर सकते हैं बट रूल बनते ही फोर्स में आ जाता है। अब थर्ड है लेइंग
सब्जेक्ट टू एफर्मेटिव रेजोल्यूशन। ना क्या होता है ना, कुछ पेरेंट एक्ट में ऐसा लिखा होता है कि आपको ना रूल बनाने की पावर तो हमने दे दी है, रूल्स बनाने के बाद आपकी ड्यूटी ये है कि वो एनफोर्सेबल होने से पहले आपको पार्लियामेंट के सामने उसे रखना होगा। मतलब क्या है कि उस एक्ट में ये लिखा होगा कि आपको रूल्स जो है ड्राफ्ट फॉर्म में पार्लियामेंट के सामने रखना होगा, एंड पार्लियामेंट जो है उसको एफर्मेशन देगी, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करेगी और बोलेगी कि सही है, ये रूल को आ जाने दो, मतलब एनफोर्स हो जाने दो। ऐसे अगर प्रोविजन लिखा होता है तो हम कहते हैं लेइंग सब्जेक्ट टू एफर्मेटिव रेजोल्यूशन। तो वहां पर रूल ऑल टुगेदर जैसे ही बनाए ना उसी टाइम इमीडिएटली फोर्स में नहीं आता, बल्कि पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है, मतलब वो करता है ना, एफर्म करता है, तो पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है दैट इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू द वैलिडिटी ऑफ द रूल्स। मतलब रूल्स का वैलिडिटी या रूल्स का आना, एनफोर्स में आना, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के ऊपर, मतलब एफर्मेशन के ऊपर। समझ गए आप? तो ये है 3 तरीके, पहला सिंपल, दूसरे में नेगेटिव, आते ही वो एनफोर्स हो गया, बाद में पार्लियामेंट के पास, एंड तीसरा दिस। उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे सैलरी एंड एलेवेंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 सेक्शन 11 में ये लिखा गया, कोई भी रूल जो इस एक्ट में बनाया जाएगा उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, एंड वो जब तक फोर्स में नहीं आएगा जब तक पार्लियामेंट उसको एफर्म ना कर दे विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग वे में लिखा है, दैट इज एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 सेक्शन 2 क्लॉज 2। तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि जो भी रूल बनाया जाएगा इस एक्ट के अंदर उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 40 डेज। 40 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो या तो फिर क्या होता है कि 40 डेज के अंदर ही अंदर पार्लियामेंट उसको एक रेजोल्यूशन पास करके एफर्म कर या अप्रूव कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद ही वो फोर्स में आता है। तो लेइंग सब्जेक्ट टू एफर्मेटिव रेजोल्यूशन। तो आप समझ रहे, ये 3 चीजें हैं जो 3 टाइप है, और ये थर्ड वन है ना बहुत रेयरली यूज होता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो फर्स्ट 2 है वो तो हमने देख लिया केसेस के अंदर कि ये डायरेक्टरी है, इतने मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। और ये थर्ड वन एक्चुअल में मैंडेटरी है, बिकॉज वो रूल बनाने के बाद बेसिकली पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है और पार्लियामेंट की एफर्मेशन के बाद ही वो इफेक्ट में आता है, उससे पहले वो इफेक्ट में ही नहीं आता। तो ये तो मैंडेटरी प्रोविजन है, ये बहुत कम स्टैट्यूट्स में यूज हुआ है, बाकी ऊपर के दोनों डायरेक्टरी है, ठीक है। ये तो कभी कभार ना ये क्वेश्चन भी उठता है कि लेइंग प्रोविजन को किसी स्टैट्यूट में लिख देने से क्या वो रूल वैलिड हो गया, मतलब जुडिशरी अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर उसमें एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। लेइंग प्रोविजन अगर लिख दिया जाता है किसी स्टैट्यूट के अंदर तो उसका ऑब्जेक्ट ये है कि पार्लियामेंट के सामने उसको रख दिया जाए, दैट्स इट। पार्लियामेंट के मेंबर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल, मॉडिफाई कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते, सिंपल। बल्कि जुडिशरी के पावर के ऊपर कोई, या जुडिशरी की जूरिसडिक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं आता, वो स्टिल उस रूल को जो है रिव्यू कर सकता है, राइट। उसके ऊपर कोई वैलिडिटी नहीं मिलती है, लेइंग प्रोविजन मैंने पार्लियामेंट के सामने रख दिया, ऐसा प्रोविजन है इसके अंदर, ऐसे कोई नहीं मिलता। बल्कि जुडिशरी क्या है, हमेशा उसके वायर्स को चेक कर सकती है, मतलब उसकी वैलिडिटी को हमेशा चेक कर सकती है बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। और ये बेसिकली कहा गया था करकारिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 वीडियो ऑन लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे स्क्रूटनी कमेटी को। तब तक के लिए बाय बाय।